Hello beautiful mommies, myself Dr. Mandakini, M&M Hospital, हाजीपुर एंड महुआ। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के अगले सीरीज के बारे में, यानी कि 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। तो 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी अगर हम वीक में बात करें तो यह 17 वीक से स्टार्ट होता है लगभग 20th और 21 वीक तक। 17 वीक में आपका बच्चा लगभग 150 ग्राम का होता है और एंड ऑफ 5th मंथ यानी कि 20th या 21 वीक 21वां हफ्ता तक यह 300 ग्राम का एक बनाना के साइज का हो जाता है। इस समय बच्चे में उनके सारे अंग डेवलप हो जाते हैं, छोटे छोटे किडनी बन जाते हैं, उनके हार्ट में 4 चैम्बर आ जाते हैं, उनका सारा अंग बन जाता है। सिर्फ अब से लेके वो बड़ा होता है। तो इस समय जब पूरा अंग बन चुका है तो हम इस समय बच्चे की बनावट का अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लेवल 2 अल्ट्रासाउंड। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हफ्ता है जिस हफ्ते में हम बच्चे की बनावट के बारे में जान लेते हैं। कुछ जानकारियाँ ऐसी होती हैं जिससे हमको पता चलता है कि हम अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यह बच्चे के लिए एक बहुत ख़राब स्थिति में बच्चा है, उसका बनावट सही नहीं है और यह बच्चा बाद में जाके सर्वाइव नहीं करेगा, जैसे उसका माथा नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यह समय होता है अबॉर्शन का, क्योंकि इंडिया में MTP एक्ट के अकॉर्डिंग पहले तो 28th वीक तक ही अबॉर्शन हो सकता था, बट अभी थोड़ा सा उसको सुधार किया गया है या फिर उसमें कुछ बदलाव हुए हैं और 24 वीक तक अबॉर्शन मान्य किया गया है। तो अगर बच्चा कंजेनाइटली डिफेक्ट है, बनावट उसका पूरा नहीं है, तो यही समय है कि हमको रुक जाना है, यानी कि अबॉर्शन करना है। तो इस समय अल्ट्रासाउंड लेवल 2 यानी कि एनोमली स्कैन यह हमको जानकारी देता है। अगर बात करें कि कौन सा अल्ट्रासाउंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड अगर पूरे 9 महीना में देखा जाए तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है। इसलिए इस समय अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। 17 वीक यानी कि शुरुआत ऑफ 5th मंथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जांच होता है, ट्रिपल मार्कर और क्वाड्रुपल मार्कर, और यह खासकर हाई रिस्क पेशेंट में होता है। तो इस हाई रिस्क पेशेंट में किनको रखा जाता है? अगर या तो उनका एज एल्डरली ग्रेविडा है, यानी कि 30 ईयर क्रॉस कर चुकी हैं, उनका बेबी है, तो इसमें क्रोमोसोमल एनोमलीज का चांसेस बढ़ जाता है। आपने सुना होगा कि किन्हीं को डाउन सिंड्रोम का बच्चा पैदा हुआ है, तो उस तरह के पेशेंट में जिनका अगर हिस्ट्री है पहले से कि उनका एक बेबी डाउन सिंड्रोम का है, तो उनके लिए खास करके शुरुआती दिनों में, जैसे दूसरा महीना में हम लोग डबल मार्कर करते हैं, तीसरा महीना में हम लोग ट्रिपल मार्कर करते हैं, कुछ पेशेंट सीधे 4th मंथ में आती हैं और इस तरह का हिस्ट्री है तो हम लोग क्वाड्रुपल मार्कर करते हैं। अगर ये भी गड़बड़ है तो हम लोग लेवल 2 से कंफर्म करते हैं और फिर हम लोग डिसीजन लेते हैं कि क्या हमें यहीं पे रुकना है। तो ये 5th मंथ का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कुछ अच्छी बातें करते हैं, जैसे 5th मंथ यह माँ के लिए एक नया एक्सपीरियंस देता है। जैसे कि इस समय आपको अपने बच्चे का मूवमेंट की पता चलता है। बच्चा का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है लगभग 8 वीक से ही, हम अल्ट्रासाउंड में उसका मूवमेंट देखते हैं, बट माँ को ये मूवमेंट फील होता है लगभग अराउंड 17 to 21 वीक में। किन्हीं को अर्ली फील होता है और यह जो मूवमेंट है ये बहुत वीक होता है और ये कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि ये कहीं गैस का मूवमेंट तो नहीं है। हमारे पेट में जब गैस मूव करता है तो उसी तरह का फीलिंग आता है, इसीलिए हम लोग अपनी भाषा में इसको फ्लटर बोलते हैं। इस समय आपका बेबी का पूरा अपीयरेंस एक छोटा सा डॉल की तरह हो जाता है या छोटा सा ह्यूमन की तरह हो जाता है। उसका पूरा फेस, नाक, आँख, हाथ, पूरे फिंगर्स सब कुछ बन चुके होते हैं। अब से लेके 9वां महीना तक बेबी अपने साइज को बढ़ाता है, अपने वेट को बढ़ाता है। तो इस समय माँ को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि कभी कभी पेशेंट को नेजल ब्लीडिंग आने लगता है, तो इससे बिल्कुल घबराना नहीं है, यह नॉर्मल है और बहुत पेशेंट में देखा जाता है। लेकिन तब आपको कंसल्ट करना है अपने डॉक्टर से जब यह बहुत दिन तक रह रहा है। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न होगा, गले में लगेगा कुछ अटका हुआ है। यह सब हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। P फॉर प्रेगनेंसी एंड P फॉर प्रोजेस्टेरॉन। जितना हेल्दी प्रेगनेंसी होगा उतना अच्छा आपके बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन होगा और 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा और भी बढ़ जाती है, जिसके कारण
प्रेग्नेंट वुमेन को हार्ट बर्न की परेशानी आती है, और इसके लिए जो सलाह है कि उन्हें खाना एक बार ज़्यादा ना खा के उनको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेना है, छोटा छोटा खाना खाना है, हर 1.5 से 2 घंटे पे खाना खाना है। उनका अपना एक्टिविटी उनको नॉर्मल रखना है। रेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन लाइफस्टाइल, बट उनका एक्टिविटी होना चाहिए। मेरे पास बहुत सारी पेशेंट्स आती हैं, अटेंडेंट का कंप्लेन ये रहता है कि आपने इनको रेस्ट के लिए बोला है तो ये तो पूरा टाइम सोती रहती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं आपका एक्टिविटी बहुत कम होता है प्रेगनेंसी के दौरान, स्पेशली 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ ऑनवर्ड, तो उस समय उसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत आएगी। अगर आप अपना फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल रखते हैं और रेस्ट उसका भी ध्यान रखते हैं, जैसे रेस्ट का मतलब आपको 8 to 10 आवर नाइट स्लीप लेना है और एटलीस्ट 2 आवर आपको दिन में भी सोना है। तीसरा जो कंप्लेन हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कॉमन कंप्लेन है 5th मंथ ऑफ गर्भवती महिला को। तो कॉन्स्टिपेशन को हम लोग कैसे फेस करेंगे? तो कॉन्स्टिपेशन को फेस करने का सिंपल तरीका है कि आप अपने एक्टिविटी को नॉर्मल रखिए, और दूसरा अपने डाइट में सैलेड्स, फ्रूट्स, हरा साग, पत्तेदार सब्जी, यह सबको इंक्लूड करिए। आपको स्प्राउट्स का डेली सेवन करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसे कि पैर में ऐंठन होना, क्रैम्प्स होने लगते हैं, और खासकर घुटना के नीचे वाला जो पीछे का मसल्स होता है उसमें बहुत क्रैम्प्स होते हैं, और इसके लिए बहुत वुमेन क्या करती हैं कि उसमें बहुत बैंड लगा के रखती हैं ताकि उनको पेन कम हो, पेन से राहत हो। तो इसके लिए हम लोग कुछ सप्लीमेंट पेशेंट को देते हैं और एडवाइस करते हैं कि उनको पोटेशियम रिच डाइट लेना है, जैसे कि बनाना लेना है, मौसमी का जूस लेना है, कोकोनट वाटर लेना है। स्पेशली कोकोनट वाटर के लिए हम लोग के पास बहुत सारा क्वेरी आता है कि हमको नारियल पानी पीना है कि नहीं पीना है, पीना है तो कितना पीना है। तो कोकोनट वाटर ऑब्वियसली बहुत अच्छा चीज़ है, आप अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल शुरुआत के दिनों से लेके अंतिम के दिनों तक बिल्कुल आराम से ले सकते हैं, ये बहुत ही हेल्दी होता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस, जैसे पाइल्स का बढ़ जाना या पाइल्स का शुरुआत होना, तो ये सब प्रेशर इफेक्ट है। बच्चा अब आपका ग्रो कर रहा है और बच्चे के प्रेशर के कारण आपको बैक पेन बहुत होगा, आपको पाइल्स की समस्या बढ़ेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन बढ़ने लगेगा, आपके पैर के स्पेशली थाई के नस जाग जाएंगे, जिसको हम लोग वेरिकोज वेन बोलते हैं। ये सब प्रेशर के कारण हो रहा है। तो आपको बैक पेन के लिए क्या करना है कि आपको अपने डाइट में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देनी है। बच्चा का हड्डी बन रहा है, बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर आप अपना कैल्शियम अच्छे से नहीं लेंगे तो आपके बोन से कैल्शियम को खींचेगा और आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होगी, जिसके कारण आपको बैक पेन आएगा, लेग क्रैम्प्स आएगा। तो ये सब परेशानियां से दूर रहने के लिए हम लोग आपको सप्लीमेंट एडवाइस करते हैं, जैसे कैल्शियम की गोली, आयरन की गोली, विटामिन की गोली। तो सप्लीमेंटेशन पे जब बात आती है तो हम लोग एक बहुत जरूरी बात बताते हैं कि बहुत सारी महिलाएं जब आयरन की गोली शुरू करती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत गैस बनना चालू होता है और वो आयरन की गोली को छोड़ देती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर मेडिसिन खाने का इफेक्ट आपको ज़्यादा मिल रहा है, आपको फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है और नुकसान कम है, तो उसको छोड़ना नहीं है। नुकसान में आपको कॉन्स्टिपेशन और बहुत ज़्यादा गैस बनना, उसको कैसे डील करेंगे? तो उसके लिए आपको कैल्शियम और आयरन की गोली को बिल्कुल 2 अलग अलग समय में लेना है। कैल्शियम की गोली के लिए आप साथ में आसपास यानी एक आधा घंटा के नज़दीक में आप दूध ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाना खाने के तुरंत बाद कैल्शियम लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन की गोली में भी आप खाना खाने के आसपास में ले सकते हैं। लेकिन आयरन के लिए आपको जो ध्यान देने वाली बात है कि आयरन और कैल्शियम आपस में दुश्मन होता है, एक दूसरे के डाइजेशन को, एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब करता है। तो आपको अगर कैल्शियम की गोली आप सुबह लेते हैं तो आपको नाइट में आयरन की गोली लेनी है, और जो अगर रात का खाना आप खा रहे हैं तो उसके तुरंत बाद आपको आयरन नहीं लेना है। एटलीस्ट 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। अगर यह सब बात आप ध्यान रखते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन और गैस बनने की समस्या कम होगी। और अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो आपको अपनी सप्लीमेंटेशन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन 11 और 12 के अराउंड होना चाहिए। आपके डिलीवरी के समय में आपका ब्लड लॉस होगा, जो कि नॉर्मल है, कुछ अमाउंट में ब्लड लॉस होता है, और उस ब्लड लॉस और प्लस जब तक आपका बच्चा आपके पेट में है और वो ग्रो करे अच्छे से,
तो आपका हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल रेंज में होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बहुत पेशेंट आती है जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम ही ऐसी होती है जिनका 10 होता है, एवरेज 8, 9, 10, जो कि अच्छा नहीं है। इससे आपके डिलीवरी के बाद जो आपका रिकवरी है उस पर भी असर पड़ता है, खराब असर पड़ता है, और आपके पेट में पल रहे बच्चे पे भी खराब असर पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं उनके दिनचर्या के बारे में। तो प्रेग्नेंट लेडी को 5वां महीना में एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना चाहिए। एक्सरसाइज में हम लोग को ब्रीदिंग एक्सरसाइज, नॉर्मल वॉकिंग, और अगर जो घर का काम करती हैं जैसे गांव की महिलाएं बहुत अच्छे से लास्ट में डिलीवरी करती हैं, उनका बहुत अच्छे से लास्ट में डिलीवरी होता है क्योंकि वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी काम करती हैं, घर के काम करती हैं। तो घर के काम में आजकल लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है, आपको हर चीज़ के लिए मशीन मिल गया है। तो जो एक्सरसाइज और जो फिजिकल एक्टिविटी है, खास करके जो पोछा लगाना होता है स्वेट करके, हाथ से बैठ के जो हम लोग पोछा लगाते हैं, वो आपके पेल्विक बोन को यानी कि कमर के बोन को थोड़ा सा मोबाइल करता है, मूवमेंट देता रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है और बढ़ाता है। तो इस तरह का एक्सरसाइज, जैसे स्क्वेटिंग एक्सरसाइज, हम लोग जब पॉटी करने समय जिस पोजीशन में इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं वो स्क्वेटिंग है, स्क्वेटिंग पोजीशन है। तो उस तरह बैठ के आटा लगाना, पोछा लगाना, यह सब बहुत ही अच्छा होता है अगर आप अपना यह डिलीवरी नॉर्मल चाहते हैं। तो इस समय आपको वॉक करना है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, आपको बटरफ्लाई एक्सरसाइज करना है, और स्क्वेटिंग पोजीशन में आटा लगाना है, पोछा लगाना है। तो 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ बातें थी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड या आपके अपने लाइफ में कोई प्रेगनेंसी के दौरान कुछ डाउट्स है, फॉर एनी क्वेरी डू कंसल्ट ऑन माय पर्सनल नंबर व्हाट्सएप 8539060346। स्मॉल डाउट्स आपके चैट्स पे ही क्लियर हो जाएंगे, और अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। आप अगर नज़दीक में हैं, हाजीपुर के पेशेंट हैं, नियर अराउंड हाजीपुर के हैं, तो आप ऑफलाइन कंसल्टेशन करते हैं। मेरा प्लेस हाजीपुर SDO रोड है और महुआ गांधी चौक पे है।